दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीखों का ऐलान होते ही भारत में कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। दोस्तों, वीडियो में आदर्श आचार संहिता की बात तो करेंगे ही, साथ साथ में लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित अन्य क्वेश्चंस को भी हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है 2024 में कौन से लोकसभा का चुनाव है। राइट आंसर रहेगा 18वीं। 2024 में यह 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग के अनुसार 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक 7 चरणों में होगा। याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक 7 चरणों में होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चुनाव के नतीजों की बात करें तो 4 जून 2024 को इसके नतीजे आएंगे। भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ था। तो साथियों, इसे भी याद रखिएगा कि भारत में पहली बार आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ था और 2024 में यह लोकसभा का 18वां चुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन है 2। भारत में आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष। दोस्तों, भारत में आम चुनाव या लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल में होता है। बात कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव की, तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव में चुने गए संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष का होता है। तो यह भी याद रखिएगा कि किसी भी संसद सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अगर वह लोकसभा का सदस्य है। 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का होता है। तो इसका अंतर आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन है 3। भारत में आम चुनाव का आयोजन और संपन्न किसके द्वारा किया जाता है। भारत में आम चुनाव का आयोजन और चुनाव को संपन्न किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा निर्वाचन आयोग। दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा का चुनाव को आयोजित और संपन्न किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर रहेगा 543। यानी कि वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य चुन के जाते हैं। 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 सदस्य राज्य के द्वारा और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुने जाते हैं। तो साथियों, इसे भी याद रखिएगा कि 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से 530 सदस्य राज्य के द्वारा चुने जाते हैं यानी राज्य के जनता के द्वारा, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 550 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए साथियों, बात करें 550 सदस्यों की तो 530 सदस्य इसमें से राज्य के द्वारा चुने जाते हैं और 20 सदस्य इनमें से केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से केवल 13 ही सदस्य चुने जाते हैं। तो वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे अधिक है। तो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भारत के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। बात करें की पॉइंट की तो लोकसभा में सर्वाधिक 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। दूसरा स्थान 48 सदस्यों के साथ महाराष्ट्र का है। तो दूसरा स्थान भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र से 48 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं, जो भारत में दूसरा राज्य ऐसा है जहां से सर्वाधिक सदस्य चुने जाते हैं। पश्चिम बंगाल से 42 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और इसका स्थान तीसरा है। बिहार से 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, जो पूरे भारत में चौथा स्थान रखता है। यानी कि बिहार भारत का ऐसा चौथा राज्य है जहां से सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था।
क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा 13 मई 1952 को। देखिए दोस्तों, भारत का पहला आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ था। भारत की पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल वर्ष 1952 को हुआ था। गठन याद रखिएगा, 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन या प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा लोकसभा। दोस्तों, भारतीय संसद जिसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के लोकसभा को प्राथमिक सदन या प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रखिएगा। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। यह आर्टिकल 79 में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। दोस्तों, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है, तो इसे भी याद रखिएगा। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। आप सभी इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है सरला। स से हो जाएगा संसद, जिसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में उपबंध है। र से हो जाएगा राज्यसभा, जिसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में उपबंध है। और ल से हो जाएगा लोकसभा, जिसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर रहेगा जीवी मावलंकर। तो इनका नाम याद रखिएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। दोस्तों, लोकसभा अपने पहले बैठक के पश्चात शीघ्र ही अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जिसके बारे में आर्टिकल 93 में बताया गया है। आर्टिकल भी याद रखिएगा कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अपने ही लोगों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जो आर्टिकल 93 में वर्णित है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर जी थे। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा लोकसभा। दोस्तों, संसद के लोकसभा नामक सदन को लोकप्रिय चैम्बर या जनता का चैम्बर या निम्न सदन या पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। चारों बातें आप सभी को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर रहेगा मीरा कुमार, जिन्हें आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो जीवी मावलंकर जी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो मीरा कुमार का नाम याद रखिएगा। अब आप सभी को बताना है कि वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? साथियों, बात करें इसके आंसर की तो राइट आंसर रहेगा ओम बिरला, जिन्हें आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये वर्तमान में 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकती है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर रहेगा 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए अधिकतम 20 सीट हो सकती है। बात करें की पॉइंट के तो लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से लोकसभा में सबसे अधिक 7 सदस्य चुने जाते हैं। तो साथियों, यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि दिल्ली ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जहां से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन विघटित या भंग कर सकता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। दोस्तों, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत का राष्ट्रपति भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा। और ऐसा अब तक 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार हो चुका है कि लोकसभा को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही विघटित या भंग कर दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में सबसे अधिक उम्मीदवार भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों, बात करें इसके आंसर की तो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। लोकसभा में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, जो सबसे अधिक उम्मीदवार अपने यहाँ से भेजता है। साथियों, बात करें
साथियों, बात करें कि कौन सा राज्य कितने उम्मीदवार लोकसभा में भेजता है, तो सर्वाधिक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के द्वारा लोकसभा में भेजा जाता है, जिनकी संख्या 80 होती है, यानी 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर लोकसभा के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र का नंबर दूसरा है, पश्चिम बंगाल का नंबर तीसरा है, चौथा स्थान है बिहार का और पांचवा स्थान तमिलनाडु का है। इन 5 का तो कम से कम आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, महाराष्ट्र से 48 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, पश्चिम बंगाल से 42 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, बिहार से 40 सदस्य और तमिलनाडु से 39 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। साथियों, क्वेश्चन 15वां भी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपने पद पर आसीन न रहें तब लोकसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा 25 वर्ष। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी आवश्यक है। अब देखिए, मतदान करने की जो न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु है वह है 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तब मतदान करने के योग्य हैं। और साथियों, इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि लड़कियों की जो विवाह करने की आयु है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई है। लड़कों के विवाह करने की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, यानी जो गांव में पंचायत का चुनाव होता है उसमें प्रधान पद के लिए कम से कम 21 वर्ष आयु होना आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। साथियों, इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह भी 35 वर्ष ही है, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा का याद रखिएगा 30 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और बात करें राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल के, तो साथियों इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यह विशेष है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है। तो राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री। दोस्तों, लोकसभा में सदन का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राइट आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता भारत के लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 108 के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र को आयोजित किए जाने चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा 2। दोस्तों, वर्ष में कम से कम 2 लोकसभा के सत्र को आयोजित करना अनिवार्य किया गया है। देखिए, भारतीय संसद को प्रतिवर्ष न्यूनतम 2 सत्र बुलाने का आदेश दिया गया है। लगातार 2 सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो यह भी याद रखिएगा कि संसद के 2 सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बात करें संसद के सत्र की, तो मुख्यतः 3 सत्र संसद के बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। साथियों, इसमें आपको याद यह रखना है कि संसद का कोई ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता। बजट सत्र की बात की जाए तो फरवरी से लेकर मई तक में बजट सत्र को चलाया जाता है। मानसून सत्र की बात की जाए तो जुलाई से लेकर सितंबर तक में मानसून सत्र को बुलाया जाता है और शीतकालीन सत्र, जो इन सभी सत्रों में सबसे कम दिन का होता है, वह नवंबर से लेकर दिसंबर तक में बुलाया जाता है। तो याद रखिएगा कि इन तीनों सत्रों में से सबसे कम समय के लिए शीतकालीन सत्र को आयोजित किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्नकाल। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, जो वर्तमान में 1 से लेकर 2 बजे के बीच में होता है। तो यह भी याद रखिएगा कि लोकसभा की प्रत्येक बैठक यानी जिस दिन भी बैठक होती है उसका पहला घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछे गए सवालों का उत्तर दिया जाता है और इसके जस्ट बाद शून्यकाल का समय आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक समान विधेयक है या धन विधेयक? साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विधेयक समान विधेयक है या धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर रहेगा वित्त मंत्री। दोस्तों, आम बजट को लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले जो आखिरी बजट प्रस्तुत किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है। बजट में देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान रखा जाता है। बजट में आने वाले वित्त वर्ष में खर्च और कमाई का लेखा जोखा होता है। यह बजट नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लागू होता है। तो यह भी याद रखिएगा कि जो सरकार यानी केंद्र सरकार का वित्त वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है इनमें से किसमें? तो राइट आंसर रहेगा लोकसभा में। दोस्तों, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में सर्वप्रथम पेश किया जाता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरत होता है? तो 50 लोकसभा के सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। तो यह भी याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि आधे से एक सदस्य अधिक होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा जनसंख्या। दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक संख्या 80 है, जहां पर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा में प्रत्येक राज्य में सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो दोस्तों, राइट आंसर इसका रहेगा, दोस्तों यहां पर मिस प्रिंट हुआ है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वर्ष 2026 तक लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया गया है वह वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, याद रखिएगा। और यह निर्धारण वर्ष 1926 तक के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? राइट आंसर रहेगा 84। दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित यानी रिजर्वेशन सीटों की संख्या 84 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीट आरक्षित की गई है, याद रखिएगा। 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 47 स्थान अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अब इसमें आपको यह याद रखना है कि दोस्तों पिछड़े वर्ग के लिए लोकसभा में किसी भी सीट का आरक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा चांदनी चौक। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख में है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बाहरी दिल्ली है। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र से सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली संघ शासित क्षेत्र से 7 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, जो सभी संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितनी समय के लिए बढ़ा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा 1 वर्ष। दोस्तों, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है। आपातकाल के समाप्त हो जाने के पश्चात इसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह भी याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए तो बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल के समाप्त हो जाने के पश्चात इसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है,
लोकसभा में किसी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। यानी अगर लोकसभा में 500 सदस्य हैं तो लोकसभा के किसी भी कार्य को करने के लिए यानी गणपूर्ति कोरम की संख्या न्यूनतम 50 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 60 दिन यानी 2 माह। लोकसभा के किसी भी सदस्य की यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी सदस्य के कम से कम 60 दिन अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। सांसद यदि 60 दिनों की अवधि से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता संबंधित प्रश्न का अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यह एक अलग क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा कि किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता संबंधित प्रश्न का अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा में किसी भी सदस्य की सदस्यता लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर समाप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो राइट आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों, लोकसभा का कोई भी सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। यह भी याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में वह भी शपथ लेता है, तो इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है। तो राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। राइट आंसर रहेगा लोकसभा सदस्य। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा का सदस्य ही करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। दोस्तों, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत का मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के अनुसार। यानी अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जाता है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए अनुच्छेद 332 के अनुसार लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा में किस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों पिछड़ा वर्ग। लोकसभा में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जाति यानी एससी और महिलाओं के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण करने के लक्ष्य को रखता है। तो यह भी याद रखिएगा कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा चुनाव तारीख घोषणा के तुरंत बाद। दोस्तों, भारत में कोड ऑफ कंडक्ट को निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव तारीख घोषणा के तुरंत बाद लागू कर दिया जाता है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है। याद रखिएगा, पहली बार आदर्श आचार संहिता वर्ष 1960 में केरल में लागू हुई थी
वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में पूरे भारत भर में आदर्श आचार संहिता को लागू किया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो का अब आपका 2 टेस्ट क्वेश्चन है। इनका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर पूरा वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो इसी वीडियो में से यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दूसरा टेस्ट क्वेश्चन है, भारत में आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? साथियों, दोनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।